हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित 9 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके एंड में पूछे जाएंगे आपसे कुछ क्वेश्चन, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602 31 97 13। इसके अलावा दूसरा नंबर है 8770 53 60 09। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी किस दिन मनाया जाता है। आंसर होगा इसका 8 नवंबर को। दोस्तों, हर साल 8 नवंबर को पूरे वर्ल्ड लेवल में विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी को मनाने का काम किया जाता है। इस दिन लोगों के बीच रेडियोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम किया जाता है। दोस्तों, विश्व रेडियोग्राफी दिवस पहली बार साल 2012 में मनाया गया था, यानी जो पहला विश्व रेडियोग्राफी दिवस है ये साल 2012 में मनाया गया था। 2021 की थीम जरूर याद रखिएगा। क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगियों के लिए सक्रिय देखभाल। दोस्तों, एक बार और थीम सुनिएगा, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो जो रेडियोलॉजी होती है या रेडियोग्राफी होती है, इसका मतलब ये होता है कि किरणों के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों को देखना। तो दोस्तों, एक्सरे किरणों की खोज की थी या एक्स विकिरण की खोज की थी 8 नवंबर 1895 में जर्मनी के वैज्ञानिक रोंटगन ने। तो इसी दिन को याद करने के लिए ही हम हर साल रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 नवंबर को मनाते हैं। दोस्तों, रोंटगन को इस उपलब्धि के लिए साल 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। किसे? रोंटगन को, एक्सरे किरणों की खोज के लिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी कर दी है? इसका आंसर है 75%। दोस्तों, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का काम किया है। दोस्तों, यह जो कानून है यह 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा और इस अधिनियम में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा। इसके पहले यह जो कोटा था वो 50,000 रुपए तक की मासिक नौकरियों पर था, यानी जिन नौकरियों में 50,000 रुपए की वेतन मिलती है मासिक रूप से, उनमें यह नियम पहले से लागू था। लेकिन अब इस कोटे को घटा करके 30,000 रुपए कर दिया गया है, यानी जिन नौकरियों में 30,000 रुपए तक का मासिक वेतन है उनमें भी अब ये नियम लागू होगा, 75% आरक्षण वाला। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? यानी चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो उनका नाम है बांग याम्पिंग। दोस्तों, चीन की महिला अंतरिक्ष यात्री है बांग याम्पिंग। तो उन्होंने अभी हाल ही में अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के बाहर चलने का काम किया है, यानी उन्होंने स्पेस में वॉक की है। तो ऐसा करने वाली वह चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। दोस्तों, कुछ समय पहले चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में भेजा था, जिनमें बांग याम्पिंग भी थी। तो उन्होंने हाल ही में स्पेस स्टेशन के बाहर निकलकर 6 घंटे से अधिक समय तक वहां पर काम किया है और कई गतिविधियों में भाग लिया है। तो इस प्रकार से चीन की अंतरिक्ष यात्री वांग याम्पिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। दोस्तों, बात करते हैं चीन की स्पेस एजेंसी की। तो उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम CNSA के नाम से जानते हैं। तो यह चीन की सरकारी अंतरिक्ष संस्था है जो कि देश में यानी चीन में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन और उसका डेवलपमेंट करता है। इसका गठन हुआ था 1993 में। दोस्तों, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अंतरिक्ष में मानव को भेजना। इसने 2003 में मानव को अंतरिक्ष में भेजा था। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे देश यानी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है, उसी प्रकार से चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो नासा है और जो CNSA है, उसके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसने अंतरिक्ष में मानव को भेजा है।
लेकिन अभी तक इसरो के पास ये उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इसरो है वो इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 168वां स्थान। दोस्तों, 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 168वां स्थान है, जो कि अपने पड़ोसियों से भी बदतर स्थिति में है। दोस्तों, भारत के कई शहर इस समय वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट से जूझ रहे हैं। यानी भारत के कई शहर ऐसे हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता बहुत नीचे है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने यह कहा है कि अगर वायु में किसी भी किस्म का प्रदूषण है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही के समय में आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और वहां पर जो एयर की क्वालिटी है उसमें कमी हो रही है। दोस्तों, इस प्रकार से भारत की जो स्थिति है बहुत ही बदतर स्थिति है। 168वां स्थान है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में वायु की गुणवत्ता के आधार पर। दोस्तों, इनमें पहला स्थान किसका है? तो डेनमार्क का है, दूसरा है लैम्सबर्ग का, तीसरा है स्विट्जरलैंड का, चौथा स्थान है यूनाइटेड किंगडम का, पांचवा स्थान है फ्रांस का, छठा स्थान है ऑस्ट्रिया का, सातवां स्थान है फिनलैंड का, और दोस्तों 8वां स्थान है स्वीडन का, 9वां स्थान है नॉर्वे का, और जर्मनी का स्थान है 10वां। तो इस प्रकार से हमने टॉप 10 देशों को भी डिस्कस कर लिया है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने शपथ ली है। दोस्तों, महापात्र की नियुक्ति के बाद उड़ीसा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अब 18 हो गई है। जस्टिस महापात्र की बात करें तो इनका जन्म 16 जनवरी 1969 को हुआ था, और इन्होंने 1984 में रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की है। दोस्तों, अगर हम बात करें उड़ीसा हाईकोर्ट की, तो चीफ जस्टिस कौन है उड़ीसा हाईकोर्ट के? तो उनका नाम है डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर। तो याद रखिएगा कि जो जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र हैं, ये किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है राशिद खान। दोस्तों, अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, लेग स्पिनर हैं राशिद खान। तो उन्होंने दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मुकाबले के दौरान 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में ड्वेन ब्रावो 553, सुनील नरेन 425 और इमरान ताहिर 420 के स्थान में पहला स्थान है ड्वेन ब्रावो का, दूसरा स्थान है सुनील नरेन का, और तीसरा स्थान है इमरान ताहिर का। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा कि 400 से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है T20 क्रिकेट में? तो पहला नाम है ड्वेन ब्रावो का, जिन्होंने 553 विकेट लिए हैं। दूसरा स्थान है सुनील नरेन का, जिन्होंने 425 विकेट लिए हैं। तीसरा स्थान है इमरान ताहिर का, जिन्होंने 420 विकेट लिए हैं। और चौथा नाम है दोस्तों राशिद खान का, जिन्होंने 400 विकेट लिए हैं T20 क्रिकेट में। इससे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है दोस्तों? राशिद खान का। अभी हाल ही में UAE में जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। यानी T20 क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट सबसे तेज लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? राशिद खान के नाम है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? आंसर होगा इसका सुधा मूर्ति का। दोस्तों, जो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और एक प्रसिद्ध लेखिका है सुधा मूर्ति, तो उनकी एक पुस्तक आई है। तो आप इस पुस्तक का नाम बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस पुस्तक का नाम है द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। तो इसको उन्होंने हाल ही में प्रकाशित किया है, और यह जो पुस्तक है वो है अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पुस्तक है। यानी जो सुधा मूर्ति है उनके द्वारा एक सीरीज चलाई गई है अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। तो इस सीरीज की यह 5वीं और आखिरी पुस्तक है। दोस्तों, इस सीरीज में राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, ऋषि और असाधारण ज्ञान के पुरुषों और महिलाओं की कहानियां हैं। तो याद रखना है कि द सेज विद 2 हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी पुस्तक किसकी है? इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति की।
दोस्तों अब हम पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं, यानी 8 नवंबर 2021 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। द मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है इसका नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा इसका दिल्ली। हाल ही में किस देश में दीपावली दिवस अधिनियम पेश किया गया है? तो आंसर होगा इसका अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है आकाश कुमार। दोस्तों राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 7 नवंबर को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जीके के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से हमारा जीके का रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम था विलियम बेंटिंक। दूसरा क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आंसर है चीन। तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है जीके का, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो उनका नाम था रजिया सुल्ताना। तो दोस्तों ये थे कुछ जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? दूसरा क्वेश्चन है, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का है? चौथा क्वेश्चन है, उड़ीसा हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? और पांचवा क्वेश्चन है, क्रिकेटर राशिद खान का संबंध किस देश से है? तो आप इन प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है महेंद्र सिंह भदौरिया, दूसरा है रोहित पवैया, तीसरा है सुरेश प्रसाद, चौथा नाम है प्रियंका कुमारी, पांचवा नाम है दोस्तों प्रभात राजन का, और छठा नाम है बबीता यादव का। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं, तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस। इसके अलावा अगर आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।